वेलकम बैक टू एनिमे वॉर्प गाइस एंड आज हम एक ओपन डिस्कशन करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के ऊपर। और ये एक मैं नए टाइप की वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन डिस्कशन, जिसमें मैं अलग अलग हिस्सों में आपको एक सीरीज़ या फिर एक मांगा के बारे में बताऊंगा कि उसका फ्यूचर क्या है या फिर किस तरीके से वो करती है एंड ऑल। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं। एंड इस वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी देता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, तो इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप भी अपने क्वेश्चंस पुट कर सकें एंड मैं उनको यहाँ पे आंसर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि 90% ऑफ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है एंड ये हमें बहुत हेल्प करता है आगे की वीडियोस लाने में एंड मोटिवेट रखने में। तो ये अगर आप करें तो फिर इट विल हेल्प अस लॉट। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक है चेंजेस फॉर अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 बहुत डिफरेंट होने वाला है अपने पहले 3 सीजन से। उनके पहले 3 सीजन में हमने बहुत चीज़ें देखी है, बहुत अलग तरीके की फाइट्स देखी है, बहुत अलग तरीके की स्टोरी लाइन देखी है। सीज़न 3 में हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा भी देखा था एंड वो बहुत अच्छे से प्ले भी करा गया था एंड वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है आगे आने वाली चीज़ों के लिए। ये आप लोग को रियलाइज़ नहीं होगा जब तक आप देखेंगे नहीं कि किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करने वाला है स्टोरी को। आगे जाके कहानी में ज़्यादा अटैक ऑन टाइटन नहीं होगा जबकि अटैक ऑन ह्यूमंस होगा। जैसे कि आप लोगों को याद होगा सीजन 3 के एंड में हमें पता चलता है कि आगे एक दुनिया है, तो उस दुनिया के साथ अब जो है वो, जैसे एरन ने अपने आखिरी शब्द में कहा था कि अगर वो आगे के सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे या मार देंगे तो क्या वो ट्रूली फ्री हो पाएंगे। ये एक ड्राइविंग पॉइंट था अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी के लिए। यहाँ पे हमारी अटैक ऑन टाइटन की सारी की सारी जो शोनेन स्पिरिट थी, जो फाइटिंग स्पिरिट थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से एक नई आग शुरू होगी, वो है फिलॉसफी की एंड ये जो है बहुत डिफरेंट तरीके से लेके जाएगी एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ एनिमे हिस्ट्री बना सकती है। ईसायामा इस बात में बहुत अच्छा राइटर है कि उसने जिस तरीके से अपनी स्टोरी मोल्ड करी है, कहाँ उसकी स्टोरी शुरू हुई थी बिल्कुल अलग लेवल पे एंड अब वो किस जगह पे पहुंच चुकी है। मैं ईसायामा की राइटिंग बिलीव नहीं कर सकता कि उसने इतनी अच्छी तरह से कर्व करी है अपनी राइटिंग। वो एक राइटर एज अ राइटर ग्रो करा है इस स्टोरी के थ्रू एंड दैट इज़ जस्ट अमेजिंग कि उसने किस तरीके से अपनी हर एक चीज़ करी है। एंड अगर लोगों के जो कंसर्न है इस वक्त पे मापा स्टूडियो के साथ, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अब तक एनिमेशन देखी है, मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मापा स्टूडियो इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड मे बी बेटर देन विद स्टूडियोज। दे आर यूजिंग लेस सीजी एंड वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल एनिमे मेकिंग का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अदर साइड। तो द अदर साइड, जिससे आपको समझ आ रहा होगा, हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या है बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द ओशन, जो हमने देखा था सीजन 3 के एंड में। उसके बाद हमें एक नई दुनिया देखने वाली है, तो वो दुनिया किस तरीके से डिफरेंट होगी, यहाँ पे किस तरीके से वो चेंजेस लाएगी अटैक ऑन टाइटन के पास्ट में, अटैक ऑन टाइटन के फ्यूचर में एंड अटैक ऑन टाइटन की टोटल हिस्ट्री में। हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि वो पास्ट में इस तरीके से डिफरेंस ला चुकी है कि टाइटन्स जो है वो पूरी पूरी अर्थ को नहीं सराउंडेड है, वो सिर्फ एक जगह पे हैं एंड ये लोग ही वो क्रिएट कर रहे हैं जो बाहर के लोग हैं। एंड इस तरीके से जो है पूरा वर्ल्ड शेक हुआ था एंड ये स्टोरी को बिल्कुल बदल दिया था इसने। फिर हमारे को सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को पता हो, हम हर बार एक तरफ की स्टोरी देखते हैं बट हमें दूसरी तरफ की भी स्टोरी जाननी चाहिए। हमें अपना एक्सपीरियंस पता है बट हमें ये नहीं पता हमारे सामने वाले ने क्या एक्सपीरियंस करा है। तो अगर हमारे को उसका एक्सपीरियंस पता हो तो हम शायद से उसका दर्द समझ सकते हैं, उसने जो चीज़ करी है उसके लिए। तो हमें आगे जाके उनकी साइड की स्टोरी भी पता चलेगी एंड इस तरीके से ईसायामा की राइटिंग और ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फाइनल आर्क में तुम्हारे को एक फ्रेश पेयर ऑफ आइज देखने को मिलती है, एक नई कहानी देखने को मिलती है, नई स्टोरी अनफोल्ड होते हुए देखने को मिलती है, जो कि है दूसरी साइड की कहानी, मार्ले की कहानी। ये बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेगा ये वाला सीजन। स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि आपके नॉर्मल कैरेक्टर्स जो है वो इतने नहीं हैं स्क्रीन टाइम जितना होना चाहिए
एंड ये कुछ ज़्यादा ही नए कैरेक्टर्स लाएगा, बट वो सब कुछ वर्थ है बिकॉज उन्हें दूसरी साइड भी दिखानी है ताकि आपको पता हो कि कौन किस तरफ क्या है। मैं आप लोगों को बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सीज़न 4 शुरू होने से पहले कि आप लोग याद रखिए कि हर एक कहानी का एक दूसरा पहलू होता है एंड वो जानना हमें ज़रूरी है। एंड ट्रूथ एंड जस्टिस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। वो एक पर्सन के खुद के बिलीफ के ऊपर होता है कि वो किस चीज़ में बिलीव करता है, वो ही उसका ट्रूथ होगा, उसका जस्टिस होगा। आप इस तरीके से अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कुछ नया देखने को मिलेगा एंड वो ट्रूली अमेजिंग हो सकता है। एंड आप इस स्टोरी को बहुत इन्जॉय करेंगे अगर आप इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है द मेलंकली ऑफ एरन येगर। आई नो ये थोड़ा अजीब सा नाम है इस टॉपिक के लिए, बट बहुत ज़्यादा फिटिंग भी है। एंड यहाँ पे अब हम थोड़े स्पॉयलर्स डिस्कस करेंगे मांगा से रिलेटेड जो 131 चैप्टर तक एक्सटेंड करते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ ये वाला पार्ट स्किप कर दीजिए। तो एरन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने मतलब कि बिल्कुल हेट करता था स्टार्टिंग में उसकी स्टोरी में। मैंने कहा था कि ये तो वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस कैरेक्टर है, जिस तरीके से उसने यूज़ करा है एंड किस तरीके से वो था। बट अब जितना 131 तक मैंने पढ़ी है, कहा मेरा लीवाई था फेवरेट कैरेक्टर एंड अब मैं इस पे आ चुका हूँ कि एरन इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। जिस तरीके से वो कैरेक्टर ग्रो करा है, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि किस तरीके से मैं कि एक कैरेक्टर जिसको मैं सबसे लीस्ट पसंद करता था स्टोरी में, वो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स बन गया। ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कहानी है एंड जिस तरीके से इन लोगों ने दिखाई है हर चीज़। वो एक बच्चा था जिसने अपनी मॉम की डेथ एक्सपीरियंस करी थी, उसने अपनी मॉम को अपने सामने खाते हुए देखा था एंड अब वो एक बच्चा है जो दूसरों की ज़िंदगी छीन रहा है। वो एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया है। वो एक ऐसा आदमी है जो सबको डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा है। मिकासा ने भी एक बार इसके बारे में कमेंट किया था कि एरन स्टार्टिंग से एक ही चीज़ चाहता था, वो था फ्रीडम। वो बचपन से ही वैसा है एंड अभी भी वैसा ही है, बट उसके दिमाग और दिल के बीच में एक लड़ाई है अभी भी कि उसको ये बैटल लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। ये बैटल है मॉरल्स वर्सेस सर्वाइवल। अगर वो अपने मॉरल्स पे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी एलियंस को सर्वाइव नहीं करने देगी। ह्यूमंस चाहेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड अगर वो सर्वाइवल पे जाता है तो उसे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो कि है मार्लियन एंड बाकी ऑल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो ख़त्म कर सके। ये एक स्टोरी जो है इस बारे में है, इज ह्यूमैनिटी अबव ह्यूमंस या फिर ह्यूमंस आर अबव ह्यूमैनिटी। ये क्वेश्चन एक है जो कभी भी कोई आंसर नहीं कर पाया एंड ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आज तक हमारी ज़िंदगी में अगर हम नॉर्मली भी देखें, अगर जो यहाँ पे सीरिया में हाल चलते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में जो हाल चल रहे हैं आजकल, उससे पता चल रहा है कि हमें कि कितना ज़्यादा ये रियलिटी पे ग्राउंडेड है ये कहानी। एरन एक जीसस कैरेक्टर नहीं है, एरन ना एक डेविल कॉम्प्लेक्स है, वो एक बच्चा है जो अपनी डिज़ायर में अटका हुआ है। वो हर तरफ से बंद है कि उसको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उसने बचपन से वॉल्स के अंदर आया, वो हमेशा से वो एक डर के अंदर कि वो हर तरफ से सराउंडेड है, उसकी फ्रीडम नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। बट ये एक चीज़ है, क्या वो खुद स्लेव बन रहा है इस फ्रीडम का? क्योंकि वो एक ही चीज़ को स्ट्राइव करने की कोशिश कर रहा है एंड उसके पास उस चीज़ के लिए जो है वो चाहता भी नहीं है कि जिस रास्ते से उसको ये फ्रीडम मिलेगी, वो ये चाहता नहीं कि वो खुद कर ले, बट फिर भी उसे लेनी पड़ेगी। तो इससे हाँ ये क्वेश्चन उठता है कि क्या वो ट्रूली फ्री होगा? क्या वो स्लेव नहीं है खुद के ही फ्रीडम का? वो इस दुनिया में पैदा हुआ था एंड उसका फेट सील्ड है, उसको ये लगता है, क्योंकि उसकी जो विजन्स है स्टोरी के, उसने जो विजन्स देखे हैं फ्यूचर के, वो उसे बताते हैं कि उसने आधे से ज़्यादा दुनिया को ख़त्म करना है, ऑलमोस्ट 90% दुनिया को ख़त्म करना है। तो इससे हमारे को सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या एरन का फेट सील्ड है क्या? एंड एक और चीज़ है कि अगर ये विजन जो उसको फ्यूचर के दिख रहे हैं एंड ये जो चीज़ें वो करने लगा है वो अपने मन से नहीं कर रहा है, तो क्या वो किसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है? मे बी अ फ्यूचर यूजर ऑफ द अटैक टाइटन।
तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उठते हैं अभी तक की स्टोरी से, एंड इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा गया अभी तक। मैं बोलूँगा एरन के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने 6 महीने का ब्रेक लिया था बिफोर शोइंग एरन, बट फिर भी उन लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर किया उसके कैरेक्टर को इन डेप्थ में 2 चैप्टर्स में। एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है कि उन लोगों ने इतने कम पैनल्स में उसको इतना स्क्रीन टाइम दे दिया एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि हम सोच सकते हैं कि हमें जो सोच में डाल सकते हैं कि क्या एरन इस वक्त पे फ्री है कि नहीं है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करे जो हमारे को इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड आप लोगों को अगर अपने क्वेश्चंस डालने तो आप अगली बार से हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे ऐसा कुछ तो आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द पावर दैट लीवाई एक्करमैन पोजेस एंड हाउ ही कंट्रोल्स इट। तो ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डाला गया है क्योंकि आज तक हम लोगों ने एक्करमैन को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, ना इस चैनल में ना ही हम लोगों ने स्टोरी में इतना एक्सप्लोर करा है। बट देर आर बिट्स एंड पीसेस ऑल ओवर अटैक ऑन टाइटन जहाँ पे हमें पता चलता है एक्करमैन क्या है, एक्करमैन की स्टोरी क्या है, एंड वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उन लोगों वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो कैसे हैं एंड क्यों हैं, एंड वाई लीवाई एक्करमैन माइट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्करमैन एवर। तो अब हम जो इस वक्त पे बात कर रहे हैं वो है, हम जानते हैं कि लीवाई जो है वो अपने अर्ली 30s में, एंड अगर आप लोगों ने उसकी OVA क्लिप्स देखी है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करा है, एंड कैनी ने भी उसको ट्रेनिंग दी है। अगर आप लोगों को याद हो सीज़न 3 में कैनी जो कि रीस परिवार का बॉडीगार्ड था, उसने उसको ट्रेनिंग दी थी, वो उसका अंकल है। एंड उसके बाद वो अर्विन के साथ पिछले इतने सालों से कर रहा है सर्वे कॉप्स में काम उसके अंडर। उसने अपने, जैसे कि हमें एक्करमैन के बारे में पता है, वो अपने लिए एक होस्ट ढूंढते हैं जो कि जिसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि एरन और मिकासा के बीच में है। मिकासा हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है, वैसे ही अर्विन के ऊपर अटैच कर दिया था लीवाई ने अपने आप को। एंड ये एक बहुत बड़ा पार्ट था जब लीवाई जो है अपराइजिंग आर्क में, जब अर्विन को वो दे सकता था उसने नहीं दिया था, तो उस वक्त में उसने अपना होस्ट को लेट गो किया था। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी मच नॉट लाइक एन एक्करमैन। सो बेसिकली वी कैन से दैट जो उसने अपना गिव अप किया था उसने विलिंगली किया था, तो उसने अपने एक्करमैन इंस्टिंक्ट को हटा के अलग से अपने आप सोचा था। तो मतलब कि वो इतना ज़्यादा ही सेल्फ अवेयर है कि उसको पता है कि अगर उसका जो होस्ट है वो चाहता है कि जाए वो यहाँ से, तो उसने उसे जाने दिया। ही इज़ अ बीस्ट, उसके पास वो पावर है बट उसके पास वो होस्ट नहीं है। तो इस वक्त पे दैट मेक्स हिम मोर डेंजरस। हमें जितना एक्करमैन के बारे में पता है, हमें ये भी पता है कि एक्करमैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उनके पास पावर ऑफ टाइटन्स नहीं है बट इक्विवेलेंट है पावर ऑफ टाइटन्स, बट वो कन्वर्ट नहीं होते टाइटन्स में। एंड वो इस रीज़न की वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि उनके पास टाइटन की पावर्स है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अपने होस्ट पे अटैच हो जाते हैं एंड उनको उसे प्रोटेक्ट करना होता है। बाकी लीवाई इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा लोगों से ट्रेनिंग है एंड इतने सारे सालों की मेहनत है। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एरन बीइंग द अर्थ डेविल, टाइम ट्रैवल थ्योरी। मैं इस बारे में ऑफ कोर्स हमारे को ये प्रूफ मिल चुका है कि ये थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि जो हमने अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 122 में देखा था उसमें रिवील हुआ था कि जो टाइटन्स की पावर है वो एक पेड़ के नीचे से आई थी। इस बारे में मैंने एक डिस्कस भी करा एक वीडियो के बारे में, आपको एक ऊपर कार्ड दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए जानने के लिए। बाकी मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेन आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली जो है इमीर को अपनी पावर्स मिलती है एक स्टेम से। अब इसको हम स्टेम भी कह सकते हैं, एक क्रीचर कहते हैं जो उसकी पीठ से जुड़ जाता है एंड उसके थ्रू उसको पावर्स मिलती है। एंड वही रीज़न है जिस तरीके से इन लोगों की पावर्स ट्रांसफ़र होती है। तो ये काफ़ी अलग तरीका था। देयर वॉज नो डेविल, देयर वॉज नो गॉड दैट गेव देम द पावर, इट वॉज जस्ट अ क्रीचर। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो पे ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, एंड मैं यहाँ पे अभी इस वक्त वो नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ चेकआउट करना उस वीडियो को। बाकी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है जो है, इज़ एरन डूइंग अ लेlouch। अब जिन लोगों को नहीं पता तो कोड गियास एक स्टोरी है जहाँ पे एंड में, स्पॉइलर वार्निंग फॉर पीपल जिन्होंने देखा,
तो वो लोग जो हैं कोड गियास के एंड में जो कैरेक्टर है मेन लेलूश, वो मर जाता है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है सो दैट पूरा पूरा वर्ल्ड जो है पीस कर एंजॉय कर सके। वो अपने आप को बुरा कैरेक्टर बनाता है एंड वो उस तरीके से बुरा बना के फिर उसके बाद खुद को एलिमिनेट कराता है एक कैरेक्टर से सो दैट पूरे पूरे वर्ल्ड को पीस मिल सके एंड सब लोग एक साथ रह सके। मेरे को ये लगता है कि ये वैसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि लेलूश लोगों को मारता नहीं था, वो एक डिक्टेटर था। उसने लोगों को ज़रूर मारा था लेकिन अपनी गियाज एबिलिटी की वजह से, बट जिस तरीके से एरन कर रहा है एंड जिस तरीके से वो अवेयर है इस बारे में, वो लेलूश पुल नहीं कर रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो वैसे ही 3 साल में मरने वाला है, 3 या 4 साल में उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो रहा है। 13 ईयर्स होती है एक टाइटन यूज़र की एज, उससे ज़्यादा वो नहीं जी सकते, तो उसका टाइम वैसे ही एंड में आ रहा है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसको करने में। मैं ये मना नहीं करूँगा कि ये थ्योरीज गलत है या फिर कुछ है, क्योंकि अभी तक हमने एंडिंग नहीं पढ़ी है, बट जिस तरीके से अभी स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, जितने ज़्यादा हमारे को एंड मोमेंट तक हमारे को इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स मिल रही है कैरेक्टर्स में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कि वो एक लेलूश पुल कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक जो है ईसायामा ने हमें कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करा है स्टोरी में कि हमारे को सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। तो मुझे ये लग रहा है ये थोड़े तरीके का एक हमारे को वो पुश करना चाह रहे हैं कि हमें लगे कि ऐसा है, बट वो ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि आखिर में आके जो होगा वो ईसायामा पे डिपेंड करता है, एंड अगर वो करेंगे भी ऐसा तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी वेरी बैड, क्योंकि जो स्टोरी है उसने अच्छी तरीके से अपने आपको एक यूनिकनेस दी है। ऑफकोर्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो होगा ही, बट इट वोंट बी वेरी डिसअपॉइंटिंग लाइक बाकी स्टोरीज हो जाती हैं काफ़ी बार जब वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही होती है, क्योंकि उनमें कोई फ्रेश एलिमेंट नहीं होता, बट इसमें काफ़ी सारे फ्रेश एलिमेंट्स थे। बाकी दैट इज़ इट ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए होती है, आई नो ये थोड़ी लॉन्ग होती है, बट अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर बताएं, हम ऐसी वीडियोस आपके पास और लेके आने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक ले सी यू गाइस लेटर, पीस।